नमस्ते दोस्तों, 11 मई 1998 ठीक 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। विस्फोट के कारण जमीन का टेम्परेचर हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। रेत इतनी ऊंचाई तो कुचल जाती है कि जैसे मानो रेत का तूफान आया हो। जहां पर विस्फोट किया गया वहां की जमीन नीचे धंस गई। वहां पर हॉकी के मैदान जितना बड़ा गड्ढा बन गया। मैं बात कर रहा हूँ पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया गया था। अमेरिका के 4 सैटेलाइट्स पोखरण पर नजर रखे हुए थे, फिर भी डीआरडीओ टीम के साइंटिस्टों ने काम को अंजाम दिया। इंडिया के न्यूक्लियर पावर बनने की इस घटना को आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। This day, India conducted 3 underground nuclear tests. Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. एनडीए सरकार के सत्ता में आने के कुछ दिनों के अंदर ही नरसिम्हा राव ने नए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था, सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट में विश्वास मत प्राप्त होने के कुछ दिनों के अंदर ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम जी को बुलाकर परीक्षण की तैयारी करने के निर्देश दे दिए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन 26 अप्रैल से 10 मई तक साउथ अमेरिकी देशों की यात्रा पर निकलने वाले थे। उनसे कहा गया कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा रोक दे। इसी बीच डॉक्टर चिदम्बरम जी की बेटी की शादी भी 27 अप्रैल को थी। इस शादी को भी कुछ दिनों के लिए रोका गया, क्योंकि शादी में चिदम्बरम जी की गैर मौजूदगी से ये सिग्नल जाता कि कुछ बड़ा होने वाला है। डॉक्टर कलाम जी ने सलाह दी कि विस्फोट बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाए, जो 11 मई 1998 को था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के टॉप साइंटिस्ट को 20 अप्रैल 1998 तक भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में बता दिया गया था। उन लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने अपने घर वालों को बता रखा था कि वो या तो दिल्ली जा रहे हैं या इसी जगह असेंबली में भाग लेने जा रहे हैं, जहां अगले 20 दिनों तक उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता। यही नहीं, मिशन को सीक्रेट रखने के लिए हर साइंटिस्ट नाम बदलकर जर्नी कर रहा था और सीधे पोखरण जाने के बजाय काफी घूमकर वहां पहुंच रहे थे। कुल मिलाकर बार्क और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के टीम में कुल 100 साइंटिस्ट थे। जैसे ही वो लोग पोखरण पहुंचे तो उनको सेना की वर्दी पहनने के लिए दी गई, ताकि लगे कि वहां पर सेना का काम चल रहा है। उन सबको कम ऊंचाई वाले कमरों में ठहराया गया, जिनमें लकड़ी के पार्टीशन लगे हुए थे, और उन कमरों में मात्र एक बेड रखने भर की जगह थी। साइंटिस्ट को सेना की वर्दी पहनने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्हें स्टार्च लगे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। बम विस्फोटों को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरह मुंबई के अंडरग्राउंड वॉल्ट में रखे इन बॉम्ब्स को पोखरण तक पहुंचाया जाए। इन वॉल्स को 80 के दशक में बनाया गया था और उन्हें सिर्फ विश्वकर्मा पूजा के दिन ही खोला जाता था। उस दिन साइंटिस्ट और वर्कर्स पूजा करके वॉल्स के दरवाजे पर भभूत लगाते थे। कभी कभी जब प्रधानमंत्री बार्क के दौरे पर आते थे तो उन्हें भी वो वॉल्स दिखाए जाते थे। एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुंदर जी को भी वो वॉल्स दिखाया गया था। 6 प्लूटोनियम बमों को गेंदों की शक्ल में बनाया गया था, जो कि टेनिस बॉल से थोड़ी ही बड़ी थी। इन गेंदों का वेट 3 से 8 किलो के बीच में था। इन सबको एक काले बक्से में रखा गया था। इन बक्सों की शक्ल सेब के कैरेटों से मिलती जुलती थी, लेकिन उनके अंदर पैकिंग ऐसे करी गई थी कि उनको पोखरण ले जाते समय विस्फोटकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बार्क के साइंटिस्ट का सबसे बड़ा सिरदर्द था कि वो उन गोलों को अपने ही सिक्योरिटी पर्सनल को बिना बताए कैसे वहां से हटवाए। सिक्योरिटी पर्सनल को बताया गया कि कुछ खास डिवाइस को साउथ में दूसरे न्यूक्लियर प्लांट में ले जाना है। इसके लिए रात में स्पेशल गेट से ट्रकों का काफिला आएगा। मुंबई में आधी रात के बाद भी काफी चहल पहल रहती है, इसलिए तय किया गया कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए और शक की गुंजाइश न छोड़ने के लिए सुबह 2 से 4 बजे के बीच इन ट्रकों को बुलाया जाएगा। सीनियर जर्नलिस्ट राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन ऑफ पीस द सीक्रेट स्टोरी ऑफ इंडिया क्विज टू बी ए न्यूक्लियर पावर में लिखते हैं, 1 मई की सुबह 4 ट्रक चुपचाप बार्क संयंत्र पहुंच गए। हर ट्रक पर 5 सशस्त्र सैनिक सवार थे। ट्रकों पर आर्मर्ड प्लेट लगी हुई थी ताकि उस पर कोई बम हमला ना किया जा सके। 2 काले क्रेटों को दूसरे डिवाइस के साथ तुरंत एक ट्रक पर लाद दिया गया। डीआरडीओ टीम के सीनियर मेंबर उमंग कपूर के मुंह से निकला, हिस्ट्री इज नाउ
ऑन द मूव। ये चारों ट्रक तेज रफ्तार से मुंबई एयरपोर्ट की तरफ निकले, जो वहां से 30 मिनट की दूरी पर था। एयरपोर्ट पर बिना एम बताए पहले से ही सारी जरूरी क्लियरेंस ले लिए थे। ट्रकों को सीधे हवाई पट्टी पर ले जाया गया, जहां एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उनका इंतजार कर रहा था। एरोप्लेन के अंदर सिर्फ 4 सिक्योरिटी पर्सनल को रखा गया था। दुनिया को ये दिखाया जा रहा था कि ये सेना का एक रूटीन मूवमेंट है। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था प्लेन में जो कुछ रखा था वो इंटायर मुंबई सिटी को मिनटों में तबाह कर सकता था। अगली सुबह AN-32 एयरक्राफ्ट ने मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। 2 घंटे बाद उसने जैसलमेर एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहां पर ट्रकों का एक और काफिला उनका इंतजार कर रहा था। हर ट्रकों पर हथियार समेत सैनिक बैठे हुए थे। जब वो ट्रकों से उतरे तो उन्होंने तौलिए से अपने हथियार छुपा लिए। जैसलमेर एयरपोर्ट से जब ट्रक पोखरण के लिए निकले तो सुबह हो चुकी थी। राज चेंगप्पा लिखते हैं, पोखरण में ये ट्रक सीधे प्रेयर हॉल में गए, जहां इन बमों को असेंबल किया गया। प्लूटोनियम गेंदें वहां पहुंच गई। उनको याद था कि इस बार चीजें 1971 की तुलना में कितनी अलग थी। तब परमाणु डिवाइस को उनको खुद अपने साथ लाना पड़ा था। पोखरण में जब सब चीजें आने के बाद जब काम चालू किया गया, तब बिजली का बार बार जाना काम में दिक्कत पैदा कर रहा था। बिजली रहने पर भी उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहता था। इसके कारण उपकरणों के जल जाने का खतरा काफी रहता था। आखिर में तय किया गया कि जनरेटर को, जिसका नाम फार्म हाउस था, उसको जहां काम चल रहा था उस जगह शिफ्ट किया जाए। यही नहीं, पोखरण का मौसम भी साइंटिस्ट के सामने समस्या खड़ी कर रहा था। एक रात कड़कती बिजली के साथ तूफान आया। सारे साइंटिस्ट कुछ ही समय पहले प्रेयर हॉल लौटे थे, जहां पर वो परमाणु डिवाइस को असेंबल कर रहे थे। साइंटिस्ट एसके सिक्का और उनकी टीम को यह भी डर था कि अगर बिजली प्रेयर हॉल पर गिर गई तो ना सिर्फ डिवाइस पर नुकसान हो सकता था, बल्कि उनका समय से पहले फट जाने का डर भी था। एक रात तो इतनी जोर से आंधी आई कि सब कुछ दिखना बंद हो गया था। प्रेयर हॉल में एक्सीडेंटली आग लग जाने के डर से एयर कंडीशनर की अनुमति नहीं दी गई थी और साइंटिस्ट को बहुत मुश्किल परिस्थिति में काम करना पड़ रहा था। गर्मी का आलम यह था कि साइंटिस्ट हमेशा पसीने से तरबतर रहते थे। मदद करने वाले स्टाफ को जानबूझकर कम रखा गया था, इसलिए सिक्का जैसे वरिष्ठ साइंटिस्ट को भी स्क्रू कसने पड़ रहे थे और तार भी ठीक करने पड़ रहे थे। यहाँ पोखरण में साइंटिस्ट की टीम सिर्फ रात में काम कर रही थी, ताकि ऊपर से गुजरने वाले अमेरिकी सैटेलाइट उन्हें देख ना सके। एक रात साइंटिस्ट कौशिक को ऊपर से सैटेलाइट गुजरता हुआ दिखा। 3 घंटे के अंदर उन्होंने 4 सैटेलाइट्स को वहां से गुजरते हुए देखा। उन्होंने DRDO सदस्य कर्नल BB शर्मा को कहा, सर लगता है उन्हें शक हो गया है, वरना एक रात में इतने सारे सैटेलाइट्स का गुजरने का क्या मतलब है। शर्मा ने कहा, हमें और सावधानी बरतनी चाहिए, हम और कोई जोखिम नहीं उठा सकते। सन 1995 में जब नरसिम्हा राव ने परमाणु विस्फोट करने का फैसला लिया था, तो अमेरिकी सैटेलाइट्स को ताजा बिछाए गए तारों से भारत के इरादों के बारे में पता चल गया था। उस समय अमेरिकी सैटेलाइट्स की नजर शाफ्ट को बंद करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बालू के इस्तेमाल पर भी गई थी। वहां पर बड़ी संख्या में वाहनों के मूवमेंट पर भी अमेरिकियों की नजर गई थी। साल 1998 में भी CIA ने पोखरण पर 4 सैटेलाइट लगा रखे थे, लेकिन परीक्षण से कुछ समय पहले सिर्फ एक सैटेलाइट पोखरण की निगरानी कर रहा था, और वो भी सिर्फ 8 बजे से 11 बजे के बीच में उस फील्ड के ऊपर से गुजरता था। परीक्षण के एक रात पहले सैटेलाइट से ली गई पिक्चर्स का रिव्यू करने के लिए सिर्फ एक अमेरिकी एनालिस्ट का ड्यूटी लगाई गई थी। उसे पोखरण में खींची हुई पिक्चर्स को अपने ऑफिसर को दिखाने के लिए अगले दिन ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन जब तक ऑफिसर्स उन पिक्चर्स का इंस्पेक्शन करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 मई को परीक्षण वाले दिन हवा की रफ्तार अचानक बहुत बढ़ गई। APJ अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री निवास पर ब्रजेश मिश्रा को फोन कर बताया कि हवा की रफ्तार कम हो रही है और अगले 1 घंटे में परीक्षण किया जा सकता है। कंट्रोल रूम में विस्फोट से जुड़े साइंटिस्ट बेसब्री से मौसम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। उधर पोखरण में मौसम विभाग की रिपोर्ट आ गई थी कि सब कुछ ठीक है। ठीक 3:45 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी आई। 1 सेकंड के अंदर तीनों मॉनिटर पर ब्लाइंड वाली रोशनी दिखाई दी। अचानक सभी तस्वीरें फ्रीज हो गई, जो बता रही थी कि शाफ्ट के अंदर लगाए गए कैमरे ब्लास्ट से नष्ट हो गए हैं। धरती के अंदर का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ताजमहल शाफ्ट के विस्फोट ने हॉकी के मैदान के बराबर बालू को हवा में उठा दिया। नीचे साइंटिस्ट ने महसूस किया कि उनके पैर के नीचे की धरती बुरी तरह से हिल रही है। वहां और देश भर में मौजूद सिमोग्राफ की नीडल्स बुरी तरह से हिली। साइंटिस्ट अपने बंकरों से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े, ताकि वो रेत की दीवार को उठने और गिरने के न भुलाए जाने वाले दृश्य को अपनी आंखों से देख सके। सुरक्षित दूरी से दृश्य देख रहे सैकड़ों सैनिकों ने रेत का गुब्बारा उठते ही नारा लगाया,
भारत माता की जय। एपीजे अब्दुल कलाम जी के मुंह से निकला, हमने दुनिया के परमाणु प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है। अब 1 अरब वाले हमारे देश को कोई नहीं कर सकता कि उसे क्या करना है। अब हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 2 दिन बाद पोखरण की भूमि एक बार फिर हिली और भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण किए। 1 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। इस तरह से इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया। आपको अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।